स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब शोरगुल मत कीजिए। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 10 का यह क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यह अध्याय का नाम है और अध्याय का नंबर है 9। चैप्टर 9 का यह क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह जो क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में यह कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हम लिखे भी हैं। यह प्रश्न हो सकता है फिर आपके परीक्षा में पूछा जाए, इसलिए इस प्रश्न को बताना हम उचित समझ रहे हैं ताकि इसका लाभ आप लोगों को मिल सके। तो यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फिर उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है, एक मीनार है, उस मीनार के आधार से एक रेखा जा रही और उस रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं। ये दोनों बिंदु मीनार के आधार से क्रमशः ए और बी दूरियों पर स्थित हैं। इन बिंदुओं से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण बन रहा है वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो पूछा जा रहा है कि तब बताइए, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। फिर ए का मान 18 दिया है मीटर और बी का मान 32 मीटर दिया है। तब पूछ रहा है कि तब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन अक्षरशः हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो किताब में लिखा है उस क्वेश्चन का आपको हम सारांश बता रहे हैं कि क्वेश्चन है क्या। फिर एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न दिया है, एक मीनार है, मीनार के आधार से एक रेखा जा रही है, उस रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं। उन बिंदुओं की दूरी मीनार के आधार से क्रमशः ए मीटर और बी मीटर है। मीनार की जो चोटी है उस चोटी से, मीनार की चोटी से इन बिंदुओं के जो कोण बन रहे हैं वे कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। फिर इसी में लिखा है, यदि a बराबर 18 मीटर और b बराबर 32 मीटर है तब बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ख्याल कीजिए, इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी दोबारा तिबारा भी आप पूछ सकते हैं, बताने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से, पहले हम एक मीनार बना रहे हैं। मीनार यहाँ सांकेतिक भाषा में बनाना है। यह मान लीजिए मीनार है जो रेखा हम खींचे हैं। मीनार के आधार से, यह आधार है और यह चोटी है। मीनार का नाम मान लीजिए हम MN रख दिए, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। ये नहीं कि किताब में उदाहरण में AB लिखा है तो AB ही लिखें, BC लिखा है तो BC, कुछ जो आपकी इच्छा हो नाम लिख दीजिए। तो मान ले रहे हैं मीनार MN है। मीनार के आधार से एक रेखा जा रही है, मीनार के आधार से एक रेखा खींच दिए। इस रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं। मीनार के आधार से जो रेखा जा रही है इस पर दो बिंदु स्थित हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इनका भी नाम आप कुछ लिख लीजिए। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं P है, इसका नाम लिख दे रहे हैं Q है। सवाल में दिया है कि मीनार के आधार से जो रेखा जा रही है उस रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं और मीनार के आधार से इन बिंदुओं की दूरी भी दिया है।
बता रहा है कि जो पहला बिंदु है वह मीनार के आधार से जाने वाली रेखा पर जो पहला बिंदु पड़ रहा है उसकी दूरी बता रहा है a है, पहला बिंदु p है, p की मीनार के आधार n से दूरी a है, और जो दूसरा बिंदु q माने हैं इसकी दूरी बता रहा है मीनार के आधार से कि इसकी दूरी मीनार के आधार से q है। यह मीनार के आधार से जो रेखा जा रही है इस पर जो बिंदु Q स्थित है, इस बिंदु Q की मीनार के आधार N से दूरी B। फिर सवाल समझिए। माने हैं मीनार MN है, मीनार के आधार N से एक रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम NQ हो गया। इसी रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं, मान लिए हैं एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं की दूरी मीनार के आधार से दे रखा है। पहले बिंदु की दूरी मीनार के आधार से A बता रहा है और दूसरे बिंदु की दूरी मीनार के आधार से B बता रहा है। फिर कह रहा है कि मीनार की जो चोटी है उस चोटी से इन दोनों बिंदुओं पर कोण बन रहे हैं। बिंदु P पर भी कोण बन रहा है और बिंदु Q पर भी बन रहा है। तो कोण के बारे में इनडायरेक्टली चर्चा किया है क्वेश्चन में। कोण के बारे में स्पष्ट नहीं बता रहा है कि 30 अंश 45 अंश 60 अंश, कुछ भी नहीं। कह रहा है कि ये जो दोनों कोण मीनार की चोटी से बन रहे हैं ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोटि पूरक का क्या मतलब होता है, तो आप जान लीजिए, अगर दो कोणों को जोड़ें और उनका जोड़ 90 अंश आता है तो उनको कहा जाएगा कि ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। जैसे 60 धन 30 बराबर 90, तो 60 और 30 एक दूसरे के कोटि पूरक हुए। अगर कहा जाए 45 धन 45 कभी 90, 45 45 दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। 30 का कोटि पूरक 60 है या 60 का कोटि पूरक 30 है, कुछ भी आप कह सकते हैं। 45 का कोटि पूरक 45 है। अगर मान लीजिए यहाँ 40 अंश है 50 अंश है तो इनका भी जोड़ 90 अंश हो रहा है, तो 40 अंश का कोटि पूरक 50 हुआ और 50 अंश का कोटि पूरक 40 अंश हुआ। कोटि पूरक का मतलब ही होता है कि दो कोणों का जोड़ 90 अंश हो। तो इस सवाल में लिखा है कि ये जो दोनों कोण मीनार की चोटी से दोनों बिंदुओं पर बन रहे हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। इस कोण को हम मान ले रहे हैं कि थीटा है, तो यह कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम इसी कोण को थीटा मान सकते हैं और इसको 90 माइनस थीटा मानेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको थीटा मान लीजिए तब यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी एक को आप थीटा मान लीजिए, इसको या इसको। तो जब एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब एक को थीटा मान रहे हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा क्यों लिखा जा रहा है? तो अभी आपको बताए कि दो कोणों का जोड़ 90 अंश होगा तभी वे दोनों कोण कोटि पूरक कहे जाएंगे। तो इन दोनों कोणों को आप जोड़िए, 90 अंश हो जाएगा। 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया, 90 अंश। तो फिर एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कोटि पूरक कोण निकालेंगे कैसे? तो जो कोण दिया है उस कोण को 90 में से आप घटा दीजिए, कोटि पूरक निकल जाएगा। जैसे हम एक कोण मान लिए थीटा, तो दूसरा इसका कोटि पूरक है, तो कैसे पता करेंगे? तो जो दिया है इसको 90 में से घटाना है। जैसे हम कहें कि एक कोण 30 अंश है तो इसका कोटि पूरक बताइए, तो कुछ नहीं आपको करना है, 90 में से इसको घटा देना है, 60, तो दूसरा हो गया 60। 30 और 60 दोनों कोटि पूरक हो गए। ठीक वही सिस्टम यहाँ। अगर मान लीजिए एक कोण है 10 अंश, तो कहें कि भाई इसका कोटि पूरक बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इसको 90 में से घटा दीजिए, 90 माइनस 10 80। 80 10 का कोटि पूरक हो गया, 10 80 का कोटि पूरक हो गया। यानी अगर एक कोण मालूम है तो उसका कोटि पूरक निकालने के लिए
मालूम वाले कोण को 90 में से घटा देना है। जो कोण ज्ञात है उसको 90 में से घटाना है। ठीक वही काम हम यहाँ किए हैं। एक कोण मान लिए हैं कि थीटा है, तो इसका कोटि पूरक कितना होगा, तो 90 में से थीटा को घटा दिए। अब सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वह √AB होगी। तो मीनार की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं h। माना मीनार की ऊंचाई h है। अब सवाल लगाने से पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जिनको लिखा जाता है। आवश्यक बातें क्या है, तो जो चित्र आप बनाए हैं उस चित्र में बताएंगे कौन मीनार है, कौन बिंदु है। ये एक आध दो पॉइंट जो है उसको दर्शाना जरूरी होता है। तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसी तरह से कोशिश कीजिएगा कि परीक्षा में भी आप लिखें। तो चित्र में MN मीनार है। MN ख्याल कीजिएगा, चित्र में MN मीनार है, तथा मीनार के आधार n से, मीनार MN के आधार n से जाने वाली रेखा पर बिंदु P तथा Q स्थित हैं। जो चित्र में देख रहे हैं उसी को लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है। माना मीनार की ऊंचाई h है। अब मान लिया है कि मीनार की ऊंचाई h है और यह जो दूरी a और b दिया है इसको हम इसमें दर्शा दिए। अब गणना करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है गणना करके अब हम बताएंगे कि h बराबर √AB कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम समझा दे रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे। यह जो चित्र है इसमें दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं। इधर खड़ा हो जा रहे हैं ताकि आप चित्र देख सकें अच्छे से। ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है MNP, या यहां से भी नाम लिख सकते हैं PNA। समकोण त्रिभुज का नाम लेने में ख्याल रखना है कि 90 अंश वाला कोण बीच में आए, यह सावधानी बरतना है। समकोण त्रिभुज PNM एक समकोण त्रिभुज यह है और दूसरा समकोण त्रिभुज है QNM। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से चलेंगे, दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो एक एक करके हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां दिक्कत होगी आप बताएंगे और पूछेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब समकोण त्रिभुज PNM से, समकोण त्रिभुज PNM से, ध्यान दीजिए, यह लंब है MN और PN आधार है, यह कोण थीटा है। जब यह कोण लेंगे तो बताया गया है त्रिकोणमिति में कि अगर त्रिभुज समकोण है तो जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना है। यह गणित में ऐसी व्यवस्था बताई गई है, हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। गणितज्ञों ने कहा है कि अगर त्रिभुज समकोण है तो जो कोण लेंगे उसके सामने जो भुजा पड़ेगी उसको आप कहेंगे कि लंब है, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण है, और लंब को छोड़कर जो भुजा बचेगी उसको कहेंगे आधार है। अगर यह कोण लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा। लंब आधार आपस में बदलता रहता है केवल समकोण त्रिभुज में।
तो यह कोण हम ले रहे हैं, तो यह लंब होगा MN और PN आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज MNP से या PNM से एक ही बात हुई। tan थीटा, अब आप सोच रहे होंगे कि tan थीटा क्यों ले रहे हैं, इस कोण का tan क्यों ले रहे हैं? तो चूंकि लंब हमको पता करना है और आधार मालूम है, इसलिए लंब और आधार वाला ही सूत्र लेंगे। तो लंब और आधार वाले में दो ठो सूत्र आता है, काट थीटा भी आता है, tan थीटा भी आता है। तो आप काट थीटा भी ले सकते हैं या tan थीटा, कोई एक सूत्र ले सकते हैं। तो हम tan थीटा ले रहे हैं। तो tan थीटा बराबर लंब H डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब MN नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं। MN का मान कितना है H। सोच रहे होंगे कि MN क्यों नहीं लिख रहे हैं, MN लिखेंगे, लंबा होगा। क्वेश्चन का जो जवाब है हमको जवाब देना है समझाते हुए, और इस तरह से लिखना है कॉपी में कि जवाब देख करके एग्जामिनर भी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाए। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन है 4 लाइन का, 2 पन्ना हम लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सही जवाब होना चाहिए। तो हम समझाते आपको लिख रहे हैं, लंब MN H है, लंब बटा आधार, आधार PN, इसका मान A है। तो यह हो गया A। इसको हम लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज QNM से या MNQ से, जो आप नाम लिखना चाहें स्वतंत्र है। तो हम लिखेंगे QNM से समकोण त्रिभुज QNM से, फिर इस कोण का हम tan ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज के लिए भी लंब यही होगा, आधार NQ होगा, आधार बदलेगा लेकिन लंब वही है। तो इस त्रिभुज से 90 माइनस थीटा वाले कोण का हम tan ले रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब, इस त्रिभुज के लिए भी लंब होगा H बटा ये वाला जो त्रिभुज है इसका भी लंब H ही होगा। ख्याल कीजिए, आधार, आधार QN होगा जिसका मान B है। ध्यान से देखिए, आधार QN, इसका मान B दे रखा है B। अब आप जानते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र से tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। यह सूत्र है, इसको याद रखिएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा के जगह पर हम लिख दे रहे हैं काट थीटा इज इक्वल टू H अपान B। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों पर ध्यान दीजिए। जो सवाल है उसका जवाब क्या देना है, क्या सिद्ध करना है, सवाल लगाते समय यह भी आपके दिमाग में, आपके सामने नाचते रहना चाहिए। तो हमको ऊंचाई निकालना है और यह आना चाहिए √AB। तो हम देख रहे हैं कि अब H का मान कैसे निकालेंगे। जोड़ने पर दोनों समीकरणों को आएगा, कि दोनों को घटाने पर आएगा, कि गुणा करने पर आएगा, कि भाग देने पर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर दोनों समीकरणों का गुणा कर दें तो बात बन जाएगी, जोड़ने और घटाने पर बात नहीं बन रही है। तो समीकरण 1 और 2 का आपस में हम गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से tan थीटा गुणे काट थीटा, समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर रहे हैं। तो बराबर के इधर वाला का इधर गुणा कर देंगे, बराबर के उधर वाला का उधर गुणा कर देंगे। तो इज इक्वल टू H बटा A गुणे H बटा B। अब एक चीज ध्यान दीजिए, फिर त्रिकोणमिति का सूत्र इसमें अप्लाई होगा। त्रिकोणमिति का सूत्र फिर प्रयोग करेंगे। क्या सूत्र लगेगा यहाँ?
तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, दोनों को नहीं, दोनों को बदलेंगे तो उसी तरह बदलते रह जाएंगे साल भर। किसी एक सूत्र को बदलेंगे, चाहे tan थीटा को बदल दीजिए चाहे cot थीटा को। तो हम tan थीटा को ही बदल दे रहे हैं। tan थीटा के जगह पर लिख दे रहे हैं 1/cot थीटा गुणे cot थीटा ज्यों का त्यों इज इक्वल टू, इधर ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो h² हो जाएगा, नीचे का नीचे करेंगे तो a भी हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा से cot थीटा कट गया, अब इधर 1 बच गया, 1 लिख दीजिए, इधर h²/ab है। अब तिरछा गुणा कीजिए, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab इज इक्वल टू h², या h² को इधर लिख लीजिए, h² इज इक्वल टू ab, या h बराबर √ab। h² है, वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो बताया गया है कि जिसका वर्गमूल न निकले उसको करणी में आप लिख सकते हैं। तो h² इज इक्वल टू ab है, h बराबर कितना होगा तो इसका वर्गमूल चाहिए, वर्गमूल ab का नहीं निकल रहा है तो करणी में लिख देंगे। यह इतना सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन का एक भाग तो हो गया, यहाँ आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। अब दूसरा भाग कह रहा है कि अगर a का मान 18 मीटर है और b का मान 32 मीटर है तब ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो अब h बराबर 18 मीटर तथा a बराबर 18 मीटर तथा b बराबर 32 मीटर लेने पर तो h बराबर हो जाएगा √a की जगह पर इसी में रख रहे हैं, a की जगह पर 18 और गुणे b की जगह पर 32। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए दोनों का एक a में गुणा करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका आपको बता रहे हैं। खंड कर दीजिए इसी में। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18 गुणे 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौके 32 या 16 दूना भी 32 होगा। अब ख्याल कीजिए क्या लिखेंगे, 9 दूना 18 तो लिख दिए, 32 को 8 चौके 32 लिखें कि 4 8 32, 8 चौके 32 और 4 8 32 लिखेंगे तब भी होगा। 16 दूना 32 लिखिए, एक का एक मामला सटीक बैठ जाएगा। 16 दूना 32। अब इससे लाभ क्या हुआ, ज्यादा गुणा करके फिर उसी में कटाने पिटाने वाला झमेला खत्म कर दिया आपका। अब ध्यान दीजिए, अब करणी हम बना रहे हैं, करणी बनाने की जरूरत भी नहीं है, वर्गमूल आपका आसानी से अब निकल गया। क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 2 के बदले में 1 लिख दिए, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 मीटर। यह दूसरा जवाब हो गया। परीक्षा में हो सकता है कि केवल आपको यहीं तक पूछे तो यहीं तक लगाइएगा, ये मत सोचिएगा कि परीक्षा में अगर यह क्वेश्चन दे दे तो पूरा आप सब भर डालिए। जहां तक पूछेगा वहीं तक आपको जवाब देना है। अगर कहेगा कि सिद्ध कीजिए h बराबर √ab तो यहीं तक छोड़ देंगे। अगर कहेगा कि a बराबर 18 मीटर, b बराबर 32 मीटर, तब ऊंचाई कितनी होगी, तब यहाँ तक आइएगा। तो अब इस सवाल को आप लोग बना लीजिए, और कहीं कोई परेशानी होती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। बनाइए।